आज हम बात करने जा रहे हैं संतों के विषय में। संत एक ऐसा शब्द है जो हम सभी ने सुन रखा है, लेकिन एक शब्द और भी है, पुरोहित। पुरोहित और संत, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनके बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं, किंतु साधारणतः व्यक्ति संत और पुरोहित को एक ही बात मान लेता है। अब मैं थोड़ा सा इन दोनों शब्दों का अंतर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पुरोहित किसी एक धर्म का होता है, वो उस धर्म की पूजा पद्धति और रीति रिवाजों का ज्ञान रखता है और उन रीति रिवाजों और पूजा पद्धति के विषय में लोगों को जानकारी देता है और एक धर्म तक उसकी सोच लिमिटेड होती है। जबकि जो संत होता है वो किसी एक धर्म का नहीं होता। संत पूरी मानवता का होता है, पूरे संसार के मानव जाति के कल्याण के लिए संत अपने विचारों को रखता है और पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए वो कार्य करता है। तो आज चर्चा चल रही है संतों की, और बड़े सौभाग्य की बात है कि ये भारत भूमि संतों की भूमि कहलाती है। यहाँ हर युग में एक से एक महान संत ने जन्म लिया है। ये धरा संतों की धरा ही कहलाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक महान विभूति जिसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में हम लोग जानते हैं। जी हाँ, मैं लॉर्ड बुद्धा की बात कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध एक ऐसे संत जिस पर हम भारतवासियों को गर्व है। लाइट ऑफ एशिया उन्हें कहा जाता है और वास्तविकता में उनके ज्ञान ने पूरे एशिया को प्रकाशित कर दिया था। पूरे एशिया को ही नहीं, पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया था। खैर, संतों की एक बड़ी परंपरा इस भूमि पर रही है। संतों ने समय समय पर यहाँ पर समाज सुधार किया है और मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य किए हैं। ऐसे ही बहुत सारे संत हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल गुरु नानक देव जी का दे रहा हूँ। भारतीय धरा पर उत्पन्न होने वाले एक महान संत गुरु नानक जी। गुरु नानक जी ने यहाँ पर भक्ति आंदोलन को लीड किया और एक ऐसा समाज सुधार का कार्य किया। समाज में उस समय जो कुरीतियाँ थीं, सोशल ईवल्स थे, उन पर वार किया और एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाए और एक ईश्वरवाद की तरफ वो हमको लेकर गए। उन्होंने मानव सेवा को सबसे ऊपर रखा और मानव सेवा के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय समाज में उस समय जो कुरीतियाँ फैली हुई थी, जैसे कि श्राद्ध व्यवस्था और अन्य इस प्रकार की कुरीतियाँ, उनकी घोर आलोचना उन्होंने की। इस प्रकार से उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया और वो कोई पुरोहित नहीं, एक संत थे। ऐसे ही एक संत याद आते हैं मुझे, संत कबीर। देखिए, संत कबीर, उन्होंने जो उस समय की व्यवस्थाएं थीं उन सभी को उन्होंने सभी की आलोचना की। एक देखिएगा, पूजा पाठ की पद्धति है इस्लाम की, उस पर उन्होंने कमेंट्स किया। बड़ा प्यारा सा कमेंट्स है, लेकिन उस कमेंट्स में बहुत बड़ा राज्य जो है वो विद्यमान है। वो कहते हैं, कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद ली बनाए और ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। कहने का मतलब ये है कि शोर शराबे की आवश्यकता नहीं है पूजा करने के लिए। अगर आप मन से भी ईश्वर का नाम लेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे, तो अल्लाह सुनेगा। अल्लाह को सुनाने के लिए किसी शोर शराबे की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से
हमारी भारत भूमि पर, भारतीय धरा पर न जाने कितने संत आए हैं और जिन्होंने भारत के समाज को सुधार कर आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और एक ऐसे ही संत जिनको मैं लाइट ऑफ इंडिया कह रहा हूँ, और आप लोग उन्हें साबरमती के संत के नाम से जानते हैं। सुन रखा होगा, साबरमती के संत ने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। जी हाँ, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके सामने हर कोई बौना सा दिखाई देता है। हमारा समाज एक परंपरा को बहुत समय से निभा रहा है, और वो परंपरा है लिसनिंग एंड बिलीविंग, सुनकर विश्वास करने की परंपरा। हमारी जो आदि शिक्षा थी वो भी श्रुति परंपरा के ऊपर आधारित थी। श्रुति परंपरा जिसमें गुरु बोलता था और विद्यार्थी सुनता था और सुनकर सीखता था, सुनकर आत्मसात करता था। लेकिन वो युग था जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। उस समय श्रुति परंपरा आवश्यक थी, किंतु समय बदला और समय के साथ साथ हमें ये श्रुति परंपरा भी बदलनी चाहिए थी, और श्रुति परंपरा की जगह रीडिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इस परंपरा को अपनाना चाहिए था कि पढ़ना है, सुनना है और समझना है। पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन भारत में दुर्भाग्य की बात है कि 70% से ज़्यादा जनता आज भी श्रुति परंपरा पर ही चली आ रही है। और आज के युग में आप जानते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटियां समाज में अपना स्थान बना चुकी हैं, और यहाँ पर झूठ को और भ्रमात्मक तथ्यों को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि आदमी उसे सुनकर विश्वास कर लेता है और उस विश्वास को ही ज्ञान मान लेता है, और इस ज्ञान के आधार पर वो और 100 लोगों को अपनी बात बताता है जो कि गलत होती है। तो हमें श्रुति परंपरा अब छोड़नी पड़ेगी। हमें हर उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, पढ़कर समझना पड़ेगा, और तब हमें आगे चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खैर, हम बात कर रहे थे गांधी जी की, और मैं श्रुति परंपरा पर ले आया वो इसलिए कि हमारा जो समाज है, ख़ास तौर पर भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 70% लोगों ने गांधी जी के विषय में पढ़ा नहीं है। केवल सुनकर, और सुनकर भी वो नेगेटिव थिंकिंग सुनकर, वो कट्टरता की बात सुनकर, वो धार्मिक उन्माद के आधार पर 70% लोग गांधी जी को नेगेटिव पर्सनैलिटी मानने लगे, जो अपने इस नेगेटिव प्रचार को और लोगों तक फैलाने लगे। और दुर्भाग्य मेरे देश का कि देश में अगर हम चर्चा करने चलें तो गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गांधी जी पर जाने क्या क्या आरोप लगाते हैं। मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति भी आप लोगों के सामने गांधी जी के विषय में नेगेटिव बोल रहा है, आप ये बिल्कुल मान लीजिए वो व्यक्ति अनपढ़ है। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कह रहा हूँ 70% से ज़्यादा लोग अनपढ़। जी हाँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। अब देखिए, समाज में मान के चलिए अगर कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर हमारी नज़र में पढ़ा लिखा होता है, और वो बात कर रहा है गांधी जी के ऊपर नेगेटिव, तो जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो बिल्कुल डॉक्टर की बात सत्य मानेगा, ये मानकर कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। लेकिन डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, डॉक्टर ने मेडिकल साइंस की एजुकेशन ली है, उसने हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। हिस्ट्री में ज्ञान नहीं रखता डॉक्टर, रखता भी है तो बहुत लिमिटेड रखता है, संकीर्ण ज्ञान है उसका। इसी प्रकार से अगर एक इंजीनियर बात करे नेगेटिव गांधी जी के ऊपर, तो वो भी अनपढ़ है, क्योंकि उसने इंजीनियरिंग की है,
उसने हिस्ट्री का ज्ञान अर्जित नहीं किया है। तो जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, अब मान लीजिए कोई शिक्षक ही बात करता है गांधी जी के ऊपर और नेगेटिव बोलता है आपके सामने, तो वो निश्चित रूप से हिस्ट्री का शिक्षक नहीं होगा। हो सकता है वो मैथ का शिक्षक हो सकता है वो फिजिक्स का हो सकता है वो केमिस्ट्री का हो। वो केवल इसलिए नेगेटिव बात कर सकता है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है, केवल उसने गलत तथ्यों को सुना है, उसके आधार पर ही ऐसा वो कह सकता है। खैर, हमें यहाँ पर चर्चा करनी है उस व्यक्तित्व की जो न केवल भारत में बल्कि पूरे संसार में पूजा जाता है, और मैंने टाइटल दिया है जर्नी फ्रॉम मुनिया टू महात्मा। मुनिया चाइल्डहुड का नेम है महात्मा गांधी का। उनकी माँ उन्हें प्यार से पुकारा करती थी मुनिया, और मुनिया से महात्मा तक का सफ़र, हर कोई व्यक्ति मुनिया से महात्मा नहीं बन पाता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है मुनिया से महात्मा तक के सफ़र को पूरा करने में। खैर, हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। पुतलीबाई और करमचंद गांधी उनके पेरेंट्स थे। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात मैट्रिकुलेशन करने के बाद गांधी जी को बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड भेजा गया था। खैर, वो युग था जब चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, और गांधी जी की भी बचपन में ही मैरिज कस्तूरबा के साथ कर दी गई थी। कस्तूरबा गांधी जी से 1 साल बड़ी थी। शादी के पश्चात 1191 में गांधी जी इंग्लैंड लॉ की एजुकेशन लेने के लिए गए थे। अब गांधी जी के जाने से पहले बहुत बड़ी समस्याएं गांधी जी के सामने थीं। पहली समस्या तो उनकी माँ पुतलीबाई की सोच। पुतलीबाई का सोचना था कि मेरा बेटा ब्रिटेन जाकर बिगड़ जाएगा, तो वो चाहती नहीं थी कि मेरा बेटा जाए। लेकिन जब पूरी तरह से निश्चित हो गया कि गांधी जी जाएंगे ही, तो पुतलीबाई ने गांधी जी से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि वो नॉन वेजिटेरियन डाइट नहीं लेंगे, और दूसरा वचन था कि वो किसी पराई स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे। गांधी जी ने ये दोनों वचन दिए, लेकिन उनकी समस्या यहीं समाप्त नहीं हो रही थी। बम्बई से उनको जाना था इंग्लैंड, लेकिन उनकी जाति के जो लोग थे, जाति के लोगों ने एक पंचायत कर ली। पहले फैसले ऐसे ही हुआ करते थे, जाति में पंचायतें होती थीं और पंचायत के प्रमुख ने कहा कि आप इंग्लैंड नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जाति का कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड नहीं गया है। क्योंकि उस समय मान्यता ये थी कि जो भी व्यक्ति समुद्र पार कर कर जाएगा, उसको उसका जो धर्म होगा वो समाप्त हो जाएगा। गांधी जी ने कहा कि मैं तो जाऊंगा। इस पर पंचायत ने निर्णय लिया कि गांधी जी को जाति से निकाल दिया जाए। अब जाति का कोई भी व्यक्ति गांधी जी से कोई संबंध नहीं रखेगा, और जो व्यक्ति भी गांधी जी से संबंध रखेगा उसे ₹1.25 का दंड देना पड़ेगा। ये दर्शाता है कि गांधी जी के उस समय में कितनी ज़्यादा बैकवर्ड सोच थी लोगों की, कि जाति के लोग ही किस तरह का दबाव बना रहे थे। लेकिन गांधी जी ने उन दबावों को नहीं माना और वो ब्रिटेन गए शिक्षा लेने के लिए। ब्रिटेन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी समस्या तो उनको माँ को दिया गया वचन था वेजिटेरियन फूड। ब्रिटेन में वेजिटेरियन फूड इतनी इजीली अवेलेबल नहीं था, लेकिन चूंकि माँ को वादा किया था, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से इस वादे को निभाया। अब जो आज का डिस्कशन है वो गांधी जी की फेमस बुक है, जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उससे आधार पर आज डिस्कशन है। अब यहाँ बात चल रही थी नॉन वेजिटेरियन ना खाने की।
देखिएगा, हम सभी जानते हैं गांधी जी के विषय में कि वो स्मोकिंग नहीं करते थे, वो मीट नहीं खाते थे, लेकिन गांधी जी से बड़ा साहसी लेखक शायद ही कोई दूसरा होगा। गांधी जी ने अपनी इस बुक में लिखा है कि बचपन में बीड़ी पीने का शौक लग गया और बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं होता था तो पैसे चुराना भी पड़ता था। यानी कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो बीड़ी पीते थे और बीड़ी पीने के लिए पैसे भी चुराते थे, और एक दोस्त के संगत में रहकर मीट खाना भी सीख लिया था, और इस चक्कर में काफ़ी कर्जा हो गया, जिस कारण गांधी जी ने एक बड़ी चोरी की, एक प्लानिंग की। एक सोने का कड़ा था घर में, मोटा सा था। गांधी जी ने कहा पूरा कड़ा तो नहीं, इसके बीच के काट के 1 तोला बेच लेते हैं, और 1 तोला सोना बेचकर वो कर्जा चुकाया गया। लेकिन शीघ्र ही गांधी जी को पश्चाताप हुआ। महान आत्माओं को पश्चाताप होता है, उनको भी हुआ, और उन्होंने निर्णय किया कि अब मैं ऐसा भविष्य में कुछ नहीं करूँगा, और ये सारी गलतियाँ जो मैंने की हैं अपने फादर को बता दूँ। वो पिता के पास गए, लेकिन हिम्मत न जुटा सके पिता से कहने की। तब उन्होंने एक पत्र लिखा अपने पिता को, और सब कुछ उसमें लिख दिया। पत्र पिता के हाथ में दिया, पिता ने पत्र पढ़ा, रोना शुरू कर दिया। गांधी जी भी खूब रोए, और गांधी जी कहते हैं इस प्रकार आंसुओं में मैंने उन पापों को बहा दिया, और उसके पश्चात कभी जीवन में ना तो कभी कोई नशा किया और ना ही कभी मीट खाया। तो खैर, ये एक साहसी व्यक्ति ही अपने विषय में नेगेटिव बातें लिख सकता है। खैर, बात चल रही थी हमारी कि ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ा। खैर, परीक्षाएं पास की, परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद गांधी जी 1898 में इंडिया वापस आ गए, और इंडिया में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी, वकालत की बम्बई में। बड़ी अजीब सी बात है, हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर लॉ पढ़कर आया हो, वो भी ब्रिटेन से, तो घमंड तो साधारण सी बात है, आ ही जाता है, आज आ जाता है। उस ज़माने में तो ब्रिटेन से लौटना बड़ी बात होती थी। लेकिन गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि कानून तो पढ़ लिया, लेकिन वकालत करना कैसे सीखेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था मेरे सामने। मतलब कि कानून पढ़ने के बाद अलग है, लेकिन वकालत करने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए वो कहाँ से आएगी। बम्बई में जब वो प्रैक्टिस करते थे तो उस समय के प्रसिद्ध वकील फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी को देखते थे। कहते हैं कि उन्हें देखकर मेरा कॉन्फिडेंस और लूज होता था कि इतना बड़ा वक्ता मैं कैसे बन पाऊंगा। खैर, गांधी जी ने डिस्कस किया है अपनी इस बुक में अपने पहले मुकदमे की। देखिए कितना महान व्यक्तित्व है ये, कि पहला मुकदमा जो उन्होंने लड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहला मुकदमा गांधी जी ने लड़ा होगा, जीते होंगे। गांधी जी ने इसलिए लिखा है, पहले मुकदमे में बहुत कुछ किया होगा गांधी जी ने, लेकिन अब वास्तविकता सुनिए। गांधी जी कहते हैं कि मम्मीबाई नाम की एक महिला एक एजेंट के द्वारा उनके पास आई। उनका एक मुकदमा था छोटी कोर्ट में, और गांधी जी ने वो मुकदमा ले लिया। 30 रुपये फीस तय हुई। गांधी जी को मम्मीबाई ने 30 रुपये भी दे दिए। अब गांधी जी कहते हैं मैं पहली बार कोर्ट में मुकदमा लड़ने के लिए गया। मुकदमे का क्या था, एक गवाह आना था मुकदमे में, और गवाह से क्रॉस एग्जामिन करना था, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी थी। गांधी जी गए, और गांधी जी बोलते हैं जैसे ही मैं जाकर कोर्ट में खड़ा हुआ, मुझे प्रश्न पूछने थे, मेरे हाथ पांव फूल गए, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, मेरी जबान से शब्द निकलने बंद हो गए, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, और घबराहट में मुझे लगा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। और इस घबराहट में ही उन्होंने मम्मी बाई को बुलाया और कहा, ले बहन अपने 30 रुपये वापस, और तू कोई दूसरा और वकील कर ले। और इस प्रकार से पहला मुकदमा गांधी जी अपने कॉन्फिडेंस ना होने के कारण बिल्कुल भी नहीं लड़ पाए, फीस वापस करनी पड़ी।
ये नेगेटिव चीज़ भी गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। ये ही इसलिए ही गांधी जी को महान कहा जाता है। खैर, अब सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पहले मुकदमे में एक शब्द भी न बोल पाया हो, उसमें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ये कॉन्फिडेंस लाना ही मुनिया से महात्मा तक का सफ़र है। ये कॉन्फिडेंस लाना ही एक राष्ट्रपिता को बनाता है। ये कॉन्फिडेंस ही भारतीयता में, भारतीयों में विश्वास जागृत करता है। लेकिन ये गांधी जी में कैसे आया कॉन्फिडेंस, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। चलिए, खैर, हम बता रहे थे कि वकालत चल रही थी बम्बई में, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। कुछ समय के लिए साइड में टीचिंग भी की, लेकिन उसके बाद एक ऑफ़र आया कि दादा भाई अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति जो बम्बई का रहने वाला था, लेकिन उसका सारा व्यापार साउथ अफ्रीका में था, उसको एक वकील की ज़रूरत थी अपने एक मुकदमे के संबंध में। गांधी जी के पास ऑफ़र आया, गांधी जी ने उस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया और गांधी जी 1893 में इंडिया से साउथ अफ्रीका चले गए। और 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचते ही एक ऐसी घटना घटित हुई जिसे टर्निंग पॉइंट ऑफ महात्मा गांधी जी लाइफ के नाम से हम जानते हैं। सभी जानते हैं उस घटना को, आपने भी सुना है। वो घटना ये थी कि फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर गांधी जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और ट्रेन में मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर अंग्रेज़ों ने आकर ये कहा अधिकारी ने कि आप इस डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केवल वाइट लोग ही यात्रा कर सकते हैं। गांधी जी बोले मेरे पास टिकट है। बोले टिकट से कुछ नहीं होता, आप पीछे वाले डिब्बे में जाकर बैठ जाएं। गांधी जी ने कहा मैं तो नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा अधिकारी ने, फिर मैं पुलिस से बुलाऊंगा कि बुला लो। पुलिस आई, पुलिस ने उठा के गांधी जी को डंडा डोली पाल की और जय कन्हैया लाल की स्टेशन पर फेंक दिया। उनका सामान भी फेंक दिया। अब गांधी जी दूसरे डिब्बे में नहीं गए, ट्रेन वहाँ से चली गई। रात को स्टेशन पर ही रुकना पड़ा। गांधी जी ने दादा भाई अब्दुल्ला को टेलीग्राम करके सूचना दी। खैर, अगले दिन दूसरी ट्रेन से गांधी जी चार्ल्स टाउन नामक सिटी में पहुँचे, लेकिन बहुत घबराए हुए थे। मन में बहुत अपमान था इस घटना के कारण। सोच रहे थे वो कि बताओ, अंग्रेज मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, हम कालों के ऊपर इस तरह का अत्याचार करते हैं। तभी चार्ल्स टाउन में घटना घटित और हो गई। चार्ल्स टाउन से जोहान्सबर्ग जाना था गांधी जी को, और वहाँ से घोड़े की बग्गी चला करती थी। और उस घोड़े की बग्गी में जिसमें यात्रा करनी थी गांधी जी को, उसमें भी बग्गी वाले ने क्या किया, गांधी जी को बग्गी के अंदर नहीं बैठाया क्योंकि उसमें अंग्रेज बैठे हुए थे, बल्कि जो टांगा चलाने वाला था उसके बराबर में एक सीट थी, उस पर एक अंग्रेज बैठा हुआ था जो कि बग्गी वाले का सहायक ही था। वो तो जाकर अंदर बैठ गया और गांधी जी को उस सीट पर बैठा दिया गया। गांधी जी सब कुछ समझ गए कि मुझे अंदर इसलिए नहीं बैठाया गया है क्योंकि मैं एक काला हूँ और अंदर अंग्रेज बैठे हुए हैं। लेकिन गांधी जी चुप थे, गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बग्गी चली। 2 घंटे बग्गी चलने के बाद बग्गी रुकी और वो व्यक्ति जो अंदर जाके बैठा था वो निकल कर आया गांधी जी के पास और गांधी जी को एक बोरा दिया गंदा सा और कहा बोरे को नीचे बिछा ले और मैं सीट पे बैठूंगा तो सीट के नीचे बैठेगा। ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। गांधी जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अंदर भेज दो, मैं अंदर बैठ जाऊंगा। बस इतना ही गांधी जी का कहना था। उस गोरे व्यक्ति ने गांधी जी के गाल पर थप्पड़ रख दिया और हाथ पकड़ कर मोड़ कर घूसे घूसे मारने शुरू कर दिए। गांधी जी बोले मैं इतना भयभीत हो गया, मैं कमज़ोर था, वो ताकतवर था, मैं पिटता रहा, वो पीटता रहा, लेकिन बाद में यात्रियों ने मुझे बचाया और कहा बिना बात के मत मारो इसे। लेकिन मैं कुछ बोला नहीं, बिल्कुल चुप रहा और जोहान्सबर्ग पहुंच गया। वहाँ पर जाकर मैंने सभी जो भारतीय लोग मुझसे मिल रहे हैं मैंने उन्हें ये बात बताई। उन्होंने सभी ने कहा ये आम बात है, यहाँ होता ही रहता है। खैर, गांधी जी के मन में ये बात बैठ गई और वहाँ पर गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित करना शुरू किया और वहाँ पर इंडियंस की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन अफ्रीका में बना दी। और ये जो वहाँ पर कानून थे डिस्क्रिमिनेशन के, उसके खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले जो आंदोलन किया वो साउथ अफ्रीका में ही किया। खैर, साउथ अफ्रीका के आंदोलन से
हमें बहुत ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ एक बात मैं कहूँगा कि शुरुआत में जो सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने करना सीखा वो निसंदेह साउथ अफ्रीका में ही सीखा था। खैर 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आ गए। अब गांधी जी ने इंडिया आकर साबरमती में अपना आश्रम स्थापित किया और निर्णय लिया कि अब भारतीयों की सेवा ही उनका परम कर्तव्य होगा। गांधी जी ने अपना सूट पहनना छोड़ दिया और केवल धोती पहनना आरंभ कर दिया। गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा कर भारतीयों की जो मजबूरियां और परेशानियां थीं उनको समझने का प्रयास किया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण के नील किसानों के लिए आंदोलन किया। इसके पश्चात अहमदाबाद के मिल वर्कर्स और खेड़ा के किसानों के लिए उन्होंने आंदोलन किए और इन तीनों ही आंदोलन में गांधी जी को सफलता मिली। गांधी जी ने इन तीनों आंदोलनों से बहुत कुछ सीखा भी और धीरे धीरे कांग्रेस में गांधी जी का रुतबा बढ़ता गया। 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, हम जानते हैं गांधी जी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा कि भारत पर अंग्रेज़ों का जो कब्जा हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से हुआ है और जिस दिन भारतीय सहयोग करना बंद कर देंगे उस दिन भारत से अंग्रेज चले जाएंगे। और इस असहयोग को ही गांधी जी ने एक आंदोलन का रूप दिया। इस आंदोलन में गांधी जी ने भारतीय विद्यार्थियों से कहा अंग्रेज़ों के स्कूल में मत पढ़ो, वकीलों से कहा अंग्रेज़ों की अदालत में प्रैक्टिस मत करो, भारतीय लोगों से कहा अंग्रेज़ों का कोई भी नौकरी मत करो और स्वयं गांधी जी ने जो टाइटल्स मिले हुए थे उनको सरेंडर करने के लिए कहा। सबसे पहले अपना केसरी हिंद का टाइटल उन्होंने सरेंडर किया। चौरा चौरी में हिंसा हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया क्योंकि गांधी जी का आंदोलन अहिंसा के बेस पर था। 1924 में गांधी जी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बेलग्राम अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। इसके बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य किए और गांधी जी ने फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सॉल्ट मार्च भी जानते हैं, वह किया नमक कानून को तोड़कर। और इस आंदोलन में भी गांधी जी का वही सारा कॉन्सेप्ट था जो नॉन कोऑपरेशन का था कि भारतीय लोग अंग्रेज़ों का सहयोग बिल्कुल ना करें। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने आंदोलन में अंग्रेज़ों के कानून तोड़ने के लिए भी कहा और स्वयं ने नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस प्रकार हमने देखा कि गांधी जी के ये दोनों आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन भी और सिविल डिसोबीडियंस भी, हालांकि पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन इतनी सफलता जरूर मिली कि भारतीय जनमानस अपने घरों से निकलना सीखकर संगठित होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगा। और यही भारत की आवश्यकता थी। भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता यही थी कि भारत के लोग संगठित हो जाएं और संगठन स्थापित केवल नॉन वायलेंस के आधार पर ही हो सका, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य प्राकृतिक रूप से हिंसा से डरता है, उसकी आदत होती है हिंसा से डरना। आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए घर के बाहर कोई हिंसात्मक कार्य हो रहा है तो आपके माँ बाप आपको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो। किंतु अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना होकर केवल भाषण हो रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको बाहर जाने की अनुमति दे देंगे। और चूंकि जब गांधी जी ने नॉन वायलेंस की बात की तो हिंसा नहीं होनी थी, तो लोग का भय निकला और लोग घरों से बाहर निकले और बाहर निकलकर संगठित होकर उन्होंने माँ भारती की आज़ादी के लिए संघर्ष भी आरंभ किया। गांधी जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, ये आंदोलन ऐसा था, इसमें गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने मुंबई में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित करते हुए
भारतीयों को नारा दिया डू और डाई, करो और मरो। ये नारा एक ऐसा नारा था जो गांधी जी की पर्सनैलिटी के अनुरूप नहीं था। गांधी जी अहिंसा की बात करते थे, यहाँ पर उन्होंने हिंसा की भी बात नहीं की, लेकिन नारा ऐसा दे दिया कन्फ्यूजिंग डू और डाई। अब गांधी जी तो जेल चले गए, लेकिन भारतीय जनमानस आज भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि घर से दीपक जलाने हैं, लोग बाग मसाल लेकर जला जला कर सड़कों पर जुलूस निकालने लगे। तो गांधी जी ने कहा था डू और डाई, लोगों ने अपने अपने तरीके से अर्थ लगाया, कई जगह हिंसाएं हुई और पूरा इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत के लोगों ने सतारा में, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स में अब कब्जा कर लिया। शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने आंदोलन को लीड किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे लोगों ने, हिंसाएं हुई, जगह जगह गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर हमले किए गए और गवर्नमेंट को 1 साल से भी ज़्यादा लगा इस आंदोलन को कंट्रोल करने में। खैर, इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की आंखें खोल दी और अंग्रेज पूरी तरह से भयभीत हो गए। एक तरफ तो सुभाष जी की नारा था दिल्ली चलो और दूसरी तरफ यहाँ पर गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में बहुत ज़्यादा आ गए अंग्रेज लोग, लेकिन हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैबिनेट मिशन के तहत हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। स्वतंत्रता एक तरफ तो खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ बहुत बड़ा दुख भी साथ लाई थी, और वो दुख ये था माँ भारती के 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांटने का भारत को प्रस्ताव गांधी जी को मंजूर नहीं था। गांधी जी का कहना था कि 2 भागों में नहीं बंटना चाहिए, मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर भारत का बंटवारा नहीं होने दूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिन्ना में भी पूरी तरीके से धार्मिक कट्टरता आ चुकी थी। वो धार्मिक कट्टरता छोड़ने को तैयार नहीं था और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को उसने बनाने के लिए कहा, जिससे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। दंगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और इस खून खराबे को शांत करने के लिए मजबूरन कांग्रेस ने देश के बंटवारे का निर्णय स्वीकार किया और इस प्रकार से हमारा देश 2 भागों में बंट गया। गांधी जी स्वतंत्रता के समय दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, बल्कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवाने में व्यस्त थे। गांधी जी का मन बहुत दुखी था, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। इसी क्रम में अब गांधी जी के विषय में थोड़ा हम व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। देखिए, गांधी जी के 4 बेटे भी थे, जिनके विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। सबसे छोटे बेटे देवदास जी थे गांधी जी के। जब सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च गांधी जी निकाल रहे थे तो 78 फॉलोअर्स उनके साथ थे। उन 78 फॉलोअर्स में देवदास जी भी उनके साथ थे। मनीलाल गांधी देवदास जी से बड़े पुत्र थे और रामदास गांधी और हरीलाल गांधी सबसे बड़े बेटे थे। ये गांधी जी का परिवार था। इसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ मैंने फ़ोटो दिया है कि गांधी जी का सूट में फ़ोटो देखिएगा एज ए बैरिस्टर इन साउथ अफ्रीका, और गांधी जी की वाइफ के साथ में, कस्तूरबा जी के साथ में भी मैंने ये फ़ोटो डाला है। चंपारण सत्याग्रह मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि नील के किसानों के सहयोग के लिए पहुंच गए। देखिए कितना बड़ा जनसमूह गांधी जी के साथ है, और इस आंदोलन में 1917 में सफलता गांधी जी को मिली थी। अंग्रेज झुके थे, अंग्रेजों ने इन किसानों का पैसा वापस किया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए किस तरह से गांधी जी के साथ भीड़ है। लेकिन चौरी चौरा की दुर्घटना का चित्र भी मैंने इसमें दिया है। उसके बाद इस आंदोलन को वापस लिया गया था। सॉल्ट मार्च, देखिए कितना बड़ा जनसमूह जहाँ जहाँ गांधी जाते थे उनके साथ हो जाता था। डू और डाई मैंने अभी बताया, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में दिया, जो कि एक ऐसा नारा था जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। लोगों ने अपने तरीके से सब समझा, और गांधी जी भी इसको रहस्य में ही रखना चाहते थे कि लोग अपने आप समझें। जब नेताजी की डेथ हुई तो उनको श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे, उसका फ़ोटो मैंने डाला है गांधी जी का।
गांधी जी कैबिनेट मिशन की बात कर रहा था जिसके द्वारा हमें आज़ादी मिली, उसमें चर्चा करते हुए गांधी जी लगभग 11 भाषाएं जानते थे। उनके सिग्नेचर 11 भाषाओं में यहाँ पर मैंने आपके सामने फ़ोटो में दिए हैं। अब बात आती है कि गांधी जी के विषय में लोग इतने नेगेटिव बातें क्यों करते हैं। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी जी की हमारे देश में हत्या क्यों हुई। मैंने अभी बताया गांधी जी संत थे और संत का कोई धर्म नहीं होता। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों में आपको कि संत जो होता है वो पूरी मानवता के लिए कार्य करता है और संत कभी बेईमानी नहीं करता, कभी बेईमानी की शिक्षा नहीं देता। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तय हुआ तो ये तय हुआ कि जो टोटल भारत के फाइनेंस का पैसा था उसका 17.5% पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा। लेकिन इसके तुरंत बाद आज़ादी के जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया और भारत ने जम्मू कश्मीर के राजा के कहने पर उनकी मदद की। कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा रह गया तो नेहरू जी ने एक किस्त तो पाकिस्तान को पैसे की जा चुकी थी, दूसरी किस्त के जो जानी थी वो नेहरू जी ने रोक दी और ये कहा कि जब तक कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं होगा पाकिस्तान को शेष पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, जो तय हुआ है वो करना पड़ेगा। नेहरू जी ने मना किया तो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर नेहरू जी की सरकार के खिलाफ बैठ गए और उनका कहना था कि पाकिस्तान को वो पैसा दिया जाए। अब हिंदू होने के नाते अगर हम सोचें तो गांधी जी ने गलत किया क्योंकि पाकिस्तान को पैसा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतिहास पढ़ते समय कभी आप इस सोच से मत सोचिएगा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। अगर आपने सोचा आप हिंदू हैं तो आप बहुत कुछ जानने से वंचित रह जाएंगे। आपने सोचा आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमानों के राजाओं के चरित्र में कमियां ही नहीं निकाल पाएंगे। जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो सोच को बिल्कुल सकारात्मक रखा जाता है, न हिंदू की सोच न मुस्लिम की सोच। अब यहाँ पर हिंदू होने के नाते तो लगता है कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना था, लेकिन मानवता के नाते, क्योंकि गांधी जी एक संत थे, जब एक बात तय हो गई, एक एग्रीमेंट हो गया तो क्या वादा खिलाफ़ी करनी चाहिए थी। अरे कोई वादा खिलाफ़ी करता है। हमारा आदर्श ये है कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। वो श्री राम जो वचन के लिए 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे, जिनको हम आदर्श मानते हैं आज भी, हिंदू समाज ही नहीं पूरे भारत के लिए श्री राम एक आदर्श हैं, आदर्श पुरुष कहलाते हैं। उस श्री राम के देश में आज़ाद होते ही हम वादा खिलाफ़ी करते, ये भी कहीं उचित नहीं था। खैर, जब गांधी जी की स्थिति बिगड़ने लगी तो नेहरू जी की सरकार झुकी और गांधी जी की बात नेहरू जी ने मान ली। लेकिन इस सारी चीज़ों से जो कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग थे, जिसमें एक नाम आता है नाथूराम गॉडसे, हालांकि वो पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस घटना के बाद में वो गांधी जी को हिंदुओं का बहुत बड़ा शत्रु मानने लगे, जो कि उनकी गलत सोच थी। और उन्होंने गांधी जी को मारने का प्रयास किया। 20 जनवरी 1948 को मदन लाल पहवा और गोपाल गॉडसे ने दिल्ली में बिरला भवन में गांधी जी को एक बम से मारने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी बच गए और ये दोनों पकड़े गए। गांधी जी ने छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन छोड़ा नहीं गया, इन्हें जेल में डाला गया। इसके 10 दिन बाद ही नाथूराम गॉडसे, नारायण आमटे और विष्णु करकरे, तीनों लोगों ने बिरला भवन में ही दिल्ली में शाम को लगभग 5:15 बजे महात्मा गांधी को गोलियां मार दी, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। और एक महान व्यक्ति हमारे इतिहास में शहीद हो गया और एक केवल धार्मिक कट्टरता ने उनकी जान ले ली। हमें धार्मिक कट्टर नहीं होना चाहिए। गांधी जी की मौत का मुकदमा 7-8 लोगों पर चला,
जिसमें गोपाल गौडसे, नाथूराम गौडसे, नारायण आमटे, विष्णु करकरे, मदन पेहवा, वीर सावरकर और दस्ताराम पहुचरे थे। इनमें से नाथूराम गौडसे और नारायण आप्टे को मृत्युदंड मिला। देखिए गांधी जी कितने ज़्यादा प्रिय थे लोगों के। ये 31 जनवरी 1948 का फोटो है। कितनी बड़ी भीड़ उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी। ये जज्बा था उस व्यक्ति का। खैर, दुर्भाग्य से हमारे साथ से गांधी जी चले गए। अब हम बात करते हैं संसार में गांधी जी की। देखिए अमेरिका में, यूएसए में ब्लैक्स को अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन चला, जिसे सिविल राइट्स मूवमेंट्स बोलते हैं, कालों को अधिकार दिलाने के लिए, जिसको लीड किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए वहाँ पर आंदोलन चलाया और कालों को अधिकार दिलाने का प्रयास किया। मार्टिन लूथर किंग खुले रूप से कहते थे कि मैं गांधी जी का फॉलोअर हूँ। जब हमारे पड़ोसी देश वर्मा में आंदोलन चला और ऑंग सू की, जो इस समय वहाँ प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने आंदोलन किया अपने देश में, तो उन्होंने भी ये कहा मैं गांधी जी से प्रेरित हूँ, गांधी जी को मानती हूँ, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलती हूँ। और जब बराक ओबामा जो यूएस प्रेसिडेंट थे, जब वो प्रेसिडेंट बने, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि यदि पास्ट की किसी पर्सनालिटी के साथ आपको मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहेंगे? तो बराक ओबामा ने उत्तर दिया था निस्संदेह महात्मा गांधी से। मैं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब साउथ अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन चला तो नेल्सन मंडेला ने लीड किया, और नेल्सन मंडेला भी गांधी जी को अपना गुरु माना करते थे। उनके आदर्शों पर चलना उन्होंने स्वीकार किया था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी गांधी जी की फिलॉसफी में पूरी तरह से विश्वास रखते थे। और हमारे देश में आज लोग नेगेटिव बात करते हैं, पूरा संसार गांधी जी को पूछता है। सबसे ज़्यादा जो स्मारक हैं भारत को छोड़कर गांधी जी के, वो अमेरिका में हैं, जबकि बापू अमेरिका में कभी नहीं गए थे। जिन सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी को एक दूसरे का विरोधी कहा जाता है, उन सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और अपनी सेना में एक ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड रखा था। तो कुछ तो होगा इस शख्सियत में, कुछ तो निश्चित रहा होगा इस शख्सियत में। और गांधी जी ने केवल भारत की आज़ादी के लिए नहीं, समाज की सुधार के लिए भी, समाज में वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने में भी पूरा काम किया। गांधी जी ने दलितों को नाम दिया हरिजन, भगवान के पुत्र। और जो स्वीपर्स होते हैं उनके काम को सम्मान देने के लिए गांधी जी ने स्वयं टॉयलेट साफ़ किए। और गांधी जी ने दलितों को मंदिर में प्रवेश के लिए, सार्वजनिक स्थानों पर बिना भेदभाव के काम करने के लिए, छुआछूत को इस समाज से मिटाने के लिए जो प्रयास किए वो सराहनीय हैं। गांधी जी ने पूरा जीवन लगा दिया अपने देश में छुआछूत को मिटाने के लिए, अपने देश से अंग्रेज़ों की शासन को हटाने के लिए, अपने देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं सादर नमन करता हूँ। धन्यवाद।